बहुत बहुत स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम में। यूनिट हमने ली है आज 6 और पॉलिटिकल साइंस CBCS सिस्टम में जो सेकेंड सेमेस्टर है बीए प्रोग्राम का, उसके लिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 है हमारा। चैप्टर है हमारा भारत में पार्टी और पार्टी सिस्टम, यानी कि भारत में दल और दलीय व्यवस्था। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो को आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से देखना है और समझना है। तो देखिए, चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ और राजतंत्र जहाँ पे होता था उसके बाद से हम पार्टी की तरफ आएंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएगी। इसलिए मैं आपको थोड़ा बेसिक बताता हूँ। देखिए क्या होता है, आप प्राचीन काल का इतिहास पढ़ते हो या मान लीजिए आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हो, तो आप देखते हो कि राजतंत्र होता था। राजतंत्र का मतलब होता था जहाँ पे किसी राजा का शासन होता था। ठीक है, यानी कि राजा का शासन होता था। लेकिन हम पढ़ रहे हैं दल व्यवस्था, यानी कि पार्टी सिस्टम। बट पार्टी सिस्टम जो है वो बाद में आया है, पहले तो राजतंत्र ही होता था। तो यहाँ से समझते हुए चलेंगे हम आगे की तरफ। तो देखिए, प्राचीन काल तथा मध्यकाल के इतिहास को अगर हम देखेंगे तो ये पता लगेगा, ज्ञात होगा कि इस समय दलीय व्यवस्था नहीं थी, यानी कि पार्टी वाली व्यवस्था नहीं थी। जैसे कि देखियो, हर देश में आज के समय में लगभग कोई ना कोई पार्टी शासन करती है। राजतंत्र लगभग दुनिया के सभी देशों से खत्म हो रखा है। शायद ही कोई देश होंगे, अगर होंगे भी तो बहुत कम संख्या में होंगे जहां पे राजतंत्र होगा। लेकिन सभी देशों में पार्टी वाला सिस्टम है। आज के टाइम पे कोई ना कोई पार्टी शासन करती है। ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। इतिहास में जाते हैं, प्राचीन इतिहास की तरफ जाते हैं, तो हमें वहां पे व्यवस्था जो है अलग मिलती है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए, प्राचीन समय की बात करेंगे तो इस अवधि में राजतंत्र होता था। बाद में आते हैं हम थोड़ा सा और आगे। अगर आप देखोगे फ्रांस, ब्रिटेन, पुर्तगाल, यानी कि ये बात है लगभग आज से 200, आप ये लगा लो 150, 200, 250, 300, यानी लगभग 150 से 300 साल पीछे की तरफ जाओगे तो आप देखोगे कि दुनिया में जो यूरोपीय कंट्री है, जैसे कि मान लो फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, ऐसे ही कुछ देशों ने बहुत सारे देशों को अपना उपनिवेश यानी कि गुलाम बना लिया था। भारत भी गुलाम था ब्रिटेन का। आपने देखा लगभग 200 साल के करीब इन्होंने शासन किया है भारत में। ठीक है, ऐसे इन्होंने केवल भारत को नहीं, दुनिया में लगभग ज्यादातर सभी देशों को गुलाम बना रखा था। जैसे कि अमेरिका, आप देखते हो आज महाशक्ति है, पर अमेरिका भी एक समय में ब्रिटेन का गुलाम रहा है। हमारे पड़ोसी देशों की बात कर लें, श्रीलंका ले लें, ठीक है, या हम मालदीव या कोई और देश देखेंगे, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद था एक समय में। तो ये राजतंत्र पहले हुआ करता था, राजा का शासन होता था। उससे धीरे धीरे एक समय ऐसा आया जब कहीं कहीं पे लोकतंत्र होने लगा, कहीं पे राजनीतिक दलों का सिस्टम आ गया। ये इस तरीके से बना है। ठीक है, तो मतलब एक लंबे समय में ये सिस्टम चला है। तो अब इसको ध्यान से पढ़ते हैं। तो देखिए, राजनीतिक दलों की शुरुआत तथा विकास संसदीय लोकतंत्र और चुनाव व्यवस्था के साथ संबंधित है। दुनिया में आज के समय में बहुत सारे देशों में संसदीय व्यवस्था है और भारत में भी संसदीय प्रणाली है। ठीक है, इस ये जो संसदीय प्रणाली, अगर इसकी बात करें शुरुआत कहाँ से है, तो ये आपको ब्रिटेन, इंग्लैंड वगैरह से दिखेगी। और भारत ने भी ये जो संसदीय व्यवस्था ले रखी है ना, अगर कोई पूछे आपसे तो आप कहोगे ब्रिटेन से ली है। ठीक है, जब आप संविधान के स्रोत पढ़ते हो ना, तो अब आपको पता लगेगा कि संसदीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ले रखी है। तो जो एक विद्वान है उनका नाम है अर्नेस्ट बार्कर। इन्होंने कहा है कि ब्रिटिश प्रणाली को पार्टियों की जननी माना है। इन्होंने कहा कि ये जो पार्टियों का जो मतलब शुरुआत हुई है ना, ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश प्रणाली से हुई है, यानी अंग्रेजी सिस्टम से हुई है। पिछले 100 सालों का इतिहास देखा जाए तो ये पता लगेगा कि राजनीतिक दल जो हैं ज़्यादातर देशों में पाए जाते हैं। यानी कि ये राजनीतिक पार्टियां पिछले 100 सालों में आपको दिखेगी। इससे पीछे जाओगे आप 150 साल पहले, 200 साल पहले, 250 साल पहले, 300 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, तो आपको ये राजनीतिक जो पार्टियां थी ये आपको ज़्यादातर देशों में या बहुत सारे देशों में आपको दिखेगी ही नहीं। कोई वहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी। ठीक है, तो राजनीतिक पार्टियां सत्तावादी और लोकतांत्रिक हो सकती है। कुछ पार्टियां राजनीतिक ऐसी होती हैं जो केवल और केवल सत्ता का भोग करना चाहती है, यानी कि जनता पे शासन करना चाहती हैं, उनका शोषण करना चाहती हैं। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जो लोकतांत्रिक हो सकती है। लोकतांत्रिक का मतलब आप अच्छे से समझते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा लोकतांत्रिक में, जो मतलब जनता के लिए काम करे, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार और जनता के लिए ही काम करे।
तो ये चुनाव के द्वारा या क्रांति के द्वारा सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। जो पार्टियां होती हैं, जो पार्टी सत्ता प्राप्त करती हैं, या तो ये चुनाव के जरिए होती है। देखिए हर देश में, ज़्यादातर देशों में चुनाव होता है, वोटिंग होती है। हम भी सरकार बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, हम जाके मतदान करते हैं और जो जिस कैंडिडेट को हम जिता देते हैं वो कैंडिडेट हमारा एमएलए बन जाता है। अगर हम उसे लोकसभा के चुनाव में जिताते हैं तो हमारा एमपी बन जाता है। यानी कि जिसको हम जिताते हैं वही मतलब सत्ता में आता है। ठीक है, तो या तो चुनाव के जरिए होगा या फिर कोई पार्टी क्रांति के द्वारा भी सत्ता प्राप्त कर लेती है। यानी कि जब कोई पार्टी खूब सारे लोगों को, पूरे देश को अपने साथ ले ले और किसी मतलब शोषण करने वाली सरकार के खिलाफ आ जाए और उसको हटा दे और सत्ता प्राप्त कर ले, तो वो एक तरह से क्रांति कहलाती है। तो 1950 के दशक के उत्तरार्ध में दुनिया में लगभग 80% देशों में राजनीतिक दलों का शासन था। अब आप मेरी बातों को ध्यान से समझिए। मैंने आपको यहाँ पे देखिए क्लियर बताया है कि अगर हम प्राचीन काल और मध्यकाल की तरफ जाते हैं तो हमको पार्टी सिस्टम नहीं मिलता, वहाँ पे राजतंत्र होता था। लेकिन अगर हम 1950 में जाते हैं, यानी कि अभी चल रहा है 2020, और आप यहाँ पे चले जाओ 1950, तो आपको कितना अंतर दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लगभग 70 सालों का अंतर दिखाई देगा। तो अब यहाँ पे ये लगा लो, अगर 70 साल पीछे हम जाते हैं तो लगभग 80% देशों में राजनीतिक पार्टियां 70 साल पहले आ चुकी थी। ठीक है, लेकिन उससे और पीछे जाओगे आप, 70 साल 100 साल और पीछे जाओगे तो आपको बहुत कम देशों में राजनीतिक पार्टियां दिखेगी। अगर आप और 100 साल पीछे चले जाओगे तो शायद आपको किसी देश में राजनीतिक पार्टी नाम की चीज दिखे भी ना। ठीक है, तो ऐसा ये सिस्टम था जो धीरे धीरे मतलब करके आया है। अब भारत की बात कर लेते हैं कि स्वतंत्रता से पहले भारत में पार्टियों का गठन, देखिए आप सभी जानते हैं कि हमारा देश जो है 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। ठीक है, तो 1947 यानी कि 1947 से पहले क्या भारत में राजनीतिक पार्टियां थी या राजनीतिक पार्टियां नहीं थी। अब आप सोचोगे यार कि जब उस टाइम पे देश गुलाम ही था तो राजनीतिक पार्टियां क्या होंगी, अगर होंगी भी तो उनका क्या मतलब महत्व रहा होगा। तो आप समझ सकते हैं इस चीज को। चलिए देखते हैं कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां अगर थी। तो देखिए 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा, अंग्रेज के द्वारा एक पार्टी बनाई गई थी जिसको राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारी कांग्रेस है, आज के समय की कांग्रेस हमारे देश की, इसकी शुरुआत, ये सबसे पुरानी पार्टी है और इसकी स्थापना जो है 1885 में हुई थी। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं 1922 C.R. दास जो थे, इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। देखिए ये डेट मैंने आपकी SOL वाली बुक से ले रखी है, इसमें मिस्टेक हो सकती है, बाकी अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको 1923 के बाद स्वराज पार्टी का जिक्र मिलेगा। ठीक है, तो आप उसे देख लेना। 1934 में आचार्य नरेंद्र देव, आप अगर अपनी SOL की बुक में देखोगे तो आपको ये नाम भी गलत मिलेगा, आप इसे भी सही कर लें। आचार्य नरेंद्र देव द्वारा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 1920 में M.N. राय द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी यानी जो CPI पार्टी है इसका गठन हुआ था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। तो ये जितनी भी आप यहाँ पे पार्टियां देख रहे हैं या सुन रहे हैं, ये सारी की सारी वो पार्टियां हैं जो देश में आज़ादी से पहले स्थापित हुई थी। तो देखिए यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझ लेनी है, अपने दिमाग में एकदम से डाल लेनी है कि भारत में एक ही पार्टी थी 1885 में, उसका नाम था कांग्रेस। ठीक है, इस कांग्रेस पार्टी में ये जितनी भी पार्टी आप देख रहे हो ना, ये सारी इस कांग्रेस से निकली है। बाद में कांग्रेस से निकल के कोई स्वराज पार्टी बन गई, कोई इससे निकल के सोशलिस्ट बन गई, कोई इसी से निकल के कम्युनिस्ट बन गई, कोई इसी से निकल के कुछ और बन गई, कोई इसी से निकल के कुछ और बन गई। यानी कि जो भी पार्टियां निकली है ना, सब कांग्रेस से निकली है। ठीक है, आखिर ये कांग्रेस और ये क्यों बनाई गई थी? A.O. ह्यूम द्वारा जो बनी थी ये कांग्रेस इसलिए बनाई गई थी उस समय में, क्योंकि देखिए प्राचीन समय 1885 की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे अंग्रेजों का शासन था, आप सभी जानते हैं। तो क्या होता था कि लोग कई बार अंग्रेजों के शासन के खिलाफ क्रांति कर देते थे, यानी विद्रोह कर देते थे। तो ऐसे में अंग्रेजों ने सोचा कि एक कोई राजनीतिक दल वगैरह कुछ बना दें और इनकी बातों को थोड़ा थोड़ा महत्व देना शुरू करें। यानी कि जो चीज़ लगे उन्हें कि भाई मानने लायक है, उस चीज़ को मान लेंगे तो उससे क्रांति वगैरह कम होया करेगी, हमारे विरोध जो है वो कम होया करेगा। कुछ इस प्रकार से बना था। और 1885 में जो कांग्रेस बनी थी ये केवल अमीर लोगों का एक समूह था। ठीक है, शुरू में ये मतलब इतनी बड़ी पार्टी और इतना बड़ा मतलब इसका उद्देश्य नहीं था। बाद में धीरे धीरे जब महात्मा गांधी वगैरह से जुड़े तो इसका जो मतलब इसकी विचारधारा जो थी उसमें बदलाव आने लगा। ठीक है, तो ये आपको हो गई हमारी राजनीति से पहले मतलब आज़ादी से पहले की राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि उस समय में कोई इनका बहुत ज़्यादा महत्व था नहीं, क्योंकि देश आज़ाद हुआ तब, उसके बाद ही सारा सिस्टम सही तरीके से शुरू हुआ है। तो उसके बाद जो पार्टियां हैं उनका महत्व आपको समझना है। तो अब समझ लेते हैं। देखिए अब हम क्या आ गए, अब हम राजतंत्र को छोड़ चुके हैं, यानी कि राजतंत्र हम पढ़ चुके हैं,
राजतंत्र से अब हम निकल चुके हैं, अब हम आगे पार्टियों की तरफ, यानी राजनीतिक पार्टियों की तरफ। तो इसको ध्यान से समझिए, आखिर राजनीतिक पार्टी होती क्या है। तो देखिए इसके लिए क्या है कि ये राजनीतिक पार्टी जो होती है एक संगठन होता है या लोगों का संगठित समूह होता है जहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक मतलब ऐसा संगठन होता है जिसमें एक समान विचारधारा वाले लोग विचारधारा रखते हैं। जैसे मान लो कोई पार्टी है, अब यहाँ पे मैं आपको दो पार्टियां बता देता हूँ देश की बड़ी पार्टी, एक कांग्रेस और एक बीजेपी, ठीक है। दोनों ही एक राष्ट्रीय दल है भारत में, दोनों की एक विचारधारा है। कांग्रेस की विचारधारा अलग है और बीजेपी की विचारधारा जो है वो अलग है, ठीक है। आप इन चीजों को समझिए। अब ये जो विचारधारा है, जो कांग्रेस में, मान लो कांग्रेस में 10 लाख लोग शामिल है, ये मैं ऐसे ही अंदाजे में आपको बता रहा हूं, ठीक है, आप याद रखें इसे। मान लो इसमें 10 लाख लोग शामिल है कांग्रेस के अंदर, तो ये 10 लाख लोगों की विचारधारा जो होगी वो कांग्रेस वाली विचारधारा से मैच करती होगी, यानी समान होगी। बीजेपी में मान लो 10 लाख लोग हैं, तो इनमें जो 10 लाख लोग होंगे उनकी विचारधारा जो होगी, जो बीजेपी की विचारधारा होगी उससे रिलेटेड होगी, यानी इनका जो दृष्टिकोण और विचारधारा होती है वो समान होती है। अब मान लो मेरी विचारधारा, मान लो मैं बीजेपी को पसंद करता हूँ, तो मेरी विचारधारा जो है वो बीजेपी से मेल खाएगी, और अगर कोई कांग्रेसी कुछ बोलेगा तो मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं आएगी, ठीक है। मान लो मैं कांग्रेस का हूँ तो मेरी विचारधारा जो होगी वो कांग्रेस की हो जाएगी, लेकिन अगर बीजेपी का कोई कुछ बोलेगा तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आएगी। तो ये मतलब लड़ाई इसमें एक तरह से विचारधाराओं की भी है। तो सभी पार्टियों का अपना एक एजेंडा होता है, अपना एक उद्देश्य होता है, अपनी एक विचारधारा होती है, अपनी एक मतलब कार्य करने की मतलब तरीका होता है, सिस्टम होता है। हर पार्टी का अपना एक संविधान होता है, अपने तौर तरीके होते हैं, नियम कायदे कानून जो भी इनके अपने होते हैं, ठीक है, अपनी विचारधाराएं वगैरह। तो ये राजनीतिक पार्टी जो होती हैं भारत में राज करती हैं, शासन करती हैं, लेकिन इनको संविधान के दायरे में रहकर काम करना पड़ता है। हमारे देश में चाहे कोई भी पार्टी हो, उसको संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। और देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने तथा उनका उपयोग करने का प्रयास करती हैं ये राजनीतिक पार्टियां। कोई भी राजनीतिक पार्टी है, मान लो कोई एक्स नाम की राजनीतिक पार्टी है, कोई वाई नाम की राजनीतिक पार्टी और कोई जेड नाम की राजनीतिक पार्टी है भारत के अंदर। ये तीनों ही पार्टी क्या करती हैं, चुनाव लड़ती हैं। तो इनका उद्देश्य क्या है चुनाव लड़ने का, ये चाहती हैं कि हम चुनाव जीतें। जैसे ये चुनाव जीतेगी उसके बाद इन पार्टियों को क्या होगा, ये अपनी सरकार बना पाएंगी। जब ये सरकार बना पाएंगी तो इनके पास सत्ता आ जाएगी, यानी कि इनके पास ताकत आ जाएगी, सरकार चलाने की शक्ति आ जाएगी, ठीक है, प्रशासन को चलाने की। और जब शक्ति आ जाएगी, क्योंकि हर मतलब पार्टी का यही उद्देश्य होता है कि वो अपनी राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और उस शक्ति का उपयोग करके देश का भला करना चाहते हैं। अब देश का भला कौन सी पार्टी कितना करती है ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उद्देश्य इनका यही होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं संसार में कितने प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। तो विश्व की अगर हम बात करें तो दुनिया में 3 प्रकार के मुख्य राजनीतिक दल होते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं विचारधाराओं के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ, विचारधाराओं के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊंगा तो मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट और दुनिया भर की पार्टियां आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ टाइप्स, कितने टाइप्स की पार्टियां होती है। तो देखिए एक पार्टी वो होती है मतलब जहाँ पे वन पार्टी सिस्टम होता है। कई देश ऐसे होते हैं जहाँ पे केवल एक ही पार्टी का सिस्टम होता है, वन पार्टी सिस्टम। कहीं पे ऐसा होता है कि 2 पार्टी सिस्टम होता है, यानी किसी किसी देश में केवल 2 ही पार्टी मतलब चुनाव वगैरह लड़ सकती है या शासन कर सकती है। और कुछ देश में ऐसा होता है जहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था होती है, यानी मल्टी कई सारी मतलब जो पार्टियां होती हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम होता है जहाँ पे, ठीक है। और तो देखिए अब इसके उदाहरण दे दूं मैं आपको। दुनिया में एक 2 देशों के नाम बता देता हूं मैं जहाँ पे केवल एक ही पार्टी का शासन है। आपने चीन के बारे में सभी ने सुना है, क्योंकि चीन हमारा एक पड़ोसी देश है और वर्तमान में तो चीन हमेशा मतलब विवादों में और न्यूज़ में चलता रहता है कोरोना वायरस के चक्कर में। तो ये जो चीन है यहाँ पे एक ही पार्टी का शासन है जिसको बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी। अब बात कर लेते हैं ऐसे देश जहाँ पे 2 पार्टियों का शासन है, जैसे मान लो अमेरिका हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, ठीक है, या फिर बेल्जियम हो जाएगा, आयरलैंड हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे केवल 2 ही पार्टियों जो है वो अस्तित्व में रहती हैं और सत्ता जो होती है उन 2 पार्टियों के इर्द गिर्द जाती है। मतलब मान लो एक्स नाम की पार्टी है, वाई नंबर की पार्टी है, तो कभी एक्स की सत्ता आ जाती है, कभी वाई की सत्ता आ जाती है। इस तरीके से चलता है, मतलब ज़्यादा पार्टियों का सिस्टम नहीं है। अब आपका आज के लिए पहला कमेंट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे कमेंट में बताएं कि यूके की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन सी 2 पार्टियाँ हैं।
आप मुझे कमेंट में बताइए वो 2 पार्टियां राजनीतिक दल कौन से। अब बात कर लेते हैं तीसरा प्रकार का जो पार्टी सिस्टम होता है, वो होता है बहुदलीय पार्टी वाला। यानी यहाँ पे 1 या 2 नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, राजनीतिक दल। देखिए जहाँ पे एक पार्टी का सिस्टम होता है वहाँ पे एक तरह से हम तानाशाही बोल सकते हैं, यहाँ पे तानाशाही होती है। जहाँ पे 2 पार्टी का सिस्टम होता है यहाँ पे एक तरह से लोकतंत्र हो सकता है, पर यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मतलब कुछ लिमिटेशन रह सकती है। बट जहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था होती है यहाँ पे सिस्टम ठीक भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। अब मैं बता दूं, जैसे कि मान लो भारत है, भारत में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी एक से ज़्यादा पार्टियां हैं। 7 तो हमारे यहाँ पे ऐसे दल हैं जो नेशनल पार्टी है, उसके अलावा बहुत सारे दल हैं जो क्षेत्रीय पार्टी है, और 1500 2000 से ज़्यादा तो पार्टियां आपको ऐसी सुनने में आएंगी जो जिनका आपने कभी ज़िंदगी में नाम ही नहीं सुना होगा। ऐसी ऐसी पार्टियां अपने देश में है। यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो राजनीतिक पार्टियों वाला देश है वो भारत है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान है। देखिए इस बहुदलीय पार्टी का आपने हमेशा ये फ़ायदा सुना होगा कि मान लो एक पार्टी अगर तानाशाही या गलत करती है तो लोगों के पास ऑप्शन होता है दूसरी पार्टी को चुनने का। मान लो दूसरी पार्टी भी पसंद नहीं है और उसका काम सही नहीं है तो तीसरी पार्टी को चुनने का ऑप्शन है, तीसरी भी सही नहीं है तो चौथी पार्टी को। मतलब यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा होते हैं लोगों के पास, तो एक तरह से ये अच्छा माना जाता है लोकतंत्र की अभिव्यक्ति के लिए। लेकिन इसकी कमियां बहुत सारी हैं, वो आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो एक पार्टी का सिस्टम होता है, जैसे चीन में है, कहते हैं कि यहाँ पे तानाशाही होती है, पर आज के समय में आपने एक चीज देखी है, आज के समय में चीन जो है ज्यादा डेवलप है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाएगा कि चीन इतना ज्यादा डेवलप है, यहाँ पे केवल एक ही पार्टी का शासन है, तो यहाँ पे चीन में हालांकि मैं कभी भी एक पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ और मुझे ये वाला एक पार्टी का सिस्टम अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने एक पॉजिटिव चीज़ देखी है आज के समय में, वर्तमान में जितनी मेरी मतलब सोचने की क्षमता है, जितना मैं सोच सकता हूँ। चीन के अंदर एक चीज़ खास क्या है, दुनिया को मतलब उसने परेशान कर रखा है, दुनिया का नाश कर रखा है चीन ने, लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम अच्छा क्या है कि जो सत्ता में है वो कम्युनिस्ट पार्टी है। अब वो कोई भी पार्टी हो सकती है, अब कम्युनिस्ट पार्टी है तो ये अच्छा क्या है, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी कोई अच्छी विचारधारा थोड़ी ना है, यहाँ पे तो मतलब बुरी चीज़ें भी होती है। तो इसमें अच्छा क्या है, इसमें अच्छा जो मुझे दिखा है वो ये है कि यहाँ पे ना जो इनका फोकस होता है ना, वो बिल्कुल एक चीज़ पे फोकस होता है, जो करना है वो करना है। लोग इसका विरोध नहीं करते, अगर विरोध करते हैं तो उनको सीधा गोली ही मार दी जाती है। कोई मतलब सिस्टम नहीं है, मतलब ऐसा किसी की आवाज़ को दबाना, लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं होती यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब एक तरह से फोकस इनका एक चीज़ पे हो पाता है और ये अपने काम को सही तरीके से कर पाते हैं। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, मुझे जो बुरा लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल अगर कोई अच्छा काम भी करना चाहेगा तो उसकी 50 कमियां निकाल के दूसरी पार्टियां जो हैं उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने लग जाते हैं। हालांकि ये लोकतंत्र की विशेषता होती है कि सबको अधिकार है, ऐसा ऐसा हो सकता है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पे राजनीति कभी नहीं की जाती है। जब राष्ट्र हित की बात आ जाती है ना, उस पे ना राजनीति नहीं की जानी चाहिए। चाहे आपस में किसी भी राजनीतिक पार्टी के बीच में 100 बातों पे विरोध हो, खूब लड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बात देश के हित की आ जाए, अपनी जनता की बात आ जाए, तब सभी पार्टियों को एक साथ आ जाना चाहिए। बस मैं अगर मुझे बुरा लगता है तो मुझे केवल ये लगता है, ठीक है। बाकी कम्युनिस्ट सिस्टम मुझे दुनिया का सबसे बेकार सिस्टम लगता है और मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे पर्सनल व्यूज़ है, आप इसके अकॉर्डिंग आप ये बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिस्टम होता है, आप समझ गए हो एक दल में क्या कमियां हो सकती है, 2 दल में क्या कमियां हो सकती हैं और बहुदलीय में क्या कमियां हो सकती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी पार्टी हो, कैसा भी हो, लेकिन वो राष्ट्र के लिए काम करे, अपने देश के लिए, ठीक है, दूसरों के साथ गलत ना करे और मतलब अपनी ही पार्टियां मतलब विरोध ना करें अपनी ही देश में गलत चीज़ों का। सॉरी, मतलब जब राष्ट्र हित की बात आए तो उसका कोई विरोध ना करे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक राजनीतिक दल का कार्य। तो देखिए राजनीतिक दल का काम क्या होता है भारत के परिप्रेक्ष्य में। देखिए राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं वो उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा करती हैं, खड़ा करके उनसे चुनाव लड़वाते हैं, ठीक है। यानी कि चुनाव में कोई भी कैंडिडेट को खड़ा कर देंगे और बोलेंगे भाई चुनाव लड़ना और उसे जीतना हारना जो भी है वो आगे होता है। अमेरिका की जैसे देश की बात करें तो वहाँ पे जो उम्मीदवार को जो चुनने का सिस्टम होता है वो पार्टी के समर्थक और सदस्यों के पास होता है, वो चुनते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। भारत में मान लो कोई भी पार्टी है, मान लो कोई XYZ कोई पार्टी है, उसके जो सबसे बड़े नेता होंगे 2-4 नेता, वो चुनेंगे अपने कैंडिडेट को। उनके हाथ में होता है उस किसको चुनाव में टिकट देनी है और किसको टिकट नहीं देनी है, ठीक है। सभी राजनीतिक दलों की अलग विचारधाराएं होती है। हमारे देश में जो कई सारी राजनीतिक दल हैं, ये हमारे देश की विशेषता है और ये अच्छा भी है कि भाई बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, लेकिन इन पार्टियों की विचारधाराएं अलग होती हैं और विचारधाराएं कुछ की ऐसी होती हैं जो कि मतलब
देश विरोधी भी हो जाती हैं कई चीज़ों में। मतलब कुछ राजनीतिक नेता और राजनीतिक दल हमारे ऐसे हो चुके हैं जो मतलब देश के भले से ज़्यादा खुद का भला मतलब चाहते हैं वो, इसलिए व्यवस्था जो है हमारे देश में खराब होती जा रही है। आगे देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियों की अलग अलग नीतियां होती है, अलग अलग उनके कार्यक्रम होते हैं। राजनीतिक पार्टियां जनता की इच्छाओं को आधार बना के चुनाव लड़ती हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को पता होता है भाई कि कहाँ पे कौन से लोग ज़्यादा हैं, उनकी कमियाँ क्या, मतलब वहाँ पे कमियाँ क्या है। मान लो कहीं पे स्कूल नहीं है, कहीं पे सड़कें नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है, तो वो उन कमियों को पकड़ते हैं और उनको आधार बना के चुनाव लड़ते हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम स्कूल बना देंगे, हम फ्लाईओवर बना देंगे, हम सड़कें बना देंगे, हम पानी ला देंगे, हम ये ला देंगे, वो ला देंगे। दुनिया भर के वादे करते हैं और उस पर काम करते हैं वो। राजनीतिक पार्टियां देश के कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आपको पता है हमारा कानून जो है संसद से बनता है और संसद में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, यानी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजनीतिक दल देश के विशेष क्षेत्रों के लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनीतिक दल जो है वो देश के विशेष क्षेत्रों के लोगों के हितों का हमेशा से क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। और राजनीतिक दल जो होते हैं विपक्ष की भूमिका भी निभाते हैं। देखिए हमारे देश की जो एक खास बात यह है कि हमारे यहाँ पे सत्ता में जो कोई दल है वो कोई भी काम करे तो एक विपक्ष उसके लिए बैठा है, तो मतलब उसकी सत्ता वाला दल जो है मनमानी नहीं कर सकता। वो कुछ भी करने से पहले 50 बार सोचेगा, क्योंकि विपक्ष जो है कहीं उस पर उंगली ना उठाए, बार बार विपक्ष को मौका ना मिल जाए मतलब हमारे काम को बदनाम करने का। ये तो मतलब ये डर बना रहता है, जहाँ पे ये डर बना रहता है वहाँ पे व्यवस्था अच्छी रहती है। अब चीन की एक बात मैंने करी थी, वहाँ पे एक ही पार्टी है, वो पार्टी जैसा मर्जी वैसा चलाए, कोई उसका विरोध नहीं कर सकता है, वहाँ पे अधिकार नहीं है, तो ये चीज़ गलत है वहाँ पे। पर हमारे देश में सही है। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले बताया और अब बताया, तो यहाँ पे मेरी बातों में आपको विरोधाभास लगा होगा। तो वो इसलिए क्योंकि भाई मैं आपसे ये कहता हूँ कि कोई भी पार्टी शासन में हो XYZ, कोई दिक्कत नहीं, काम करे अपना, लेकिन जो दूसरी पार्टी उसका विरोध करती है वो विरोध भी करे। लेकिन जब कभी ऐसा आ जाए, राष्ट्र हित की बात आ जाए, देश के हित की बात आ जाए, उस समय में सभी पार्टी अपने राजनीतिक लालच को छोड़कर एक साथ आ जानी चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे इस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस समय में आप देख पा रहे हैं कि कोरोना और ये संकट का समय है, देश भर में बहुत मतलब बुरा हाल चल रहा है पूरी दुनिया में। तो ऐसे टाइम पे विभिन्न राजनीतिक दलों को राजनीति करने की बजाय लोगों की अगर मजदूरों की और इनकी हेल्प करने में अगर वो काम करें तो वो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि पूरी ज़िंदगी पड़ी है, पूरा समय पड़ा है राजनीति करने के लिए, पर कुछ विशेष मौक़ों पे नहीं करनी चाहिए राजनीति। तो ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे इतना। अब देखिए भारत में दलीय व्यवस्था, भारत की बात करें, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, तो आपको पता है बहुदलीय व्यवस्था है यहाँ पे। तो भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत विशाल क्षेत्रफल तथा विशाल आबादी वाला देश है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, ये भी आप जानते हैं। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तब यहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाया गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है, देखिए जब मतलब हमारे देश में जो चुनाव होता है उस समय में, जब 1951 वगैरह में 51-52 में पहला चुनाव हुआ था, उस समय जो चुनाव करने की जो मतदान करने की उम्र होती थी वो 21 साल होती थी। आज के समय में 18 साल है, ठीक है। लेकिन क्या होता कि मतलब चाहे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है चाहे कोई भी महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी रंग रूप, कहीं का भी रहने वाला हो, उसको मतदान करने का अधिकार है। मतदान करने का अधिकार है सभी को, इसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। क्योंकि कई सारे देश ऐसे थे जहाँ पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होता था। तो देखिए भारत में सबसे अधिक राजनीतिक दल हैं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि भारत में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे मतलब आपको सिस्टम बताए, जैसे कहीं पे एक पार्टी का शासन है, कहीं पे दो पार्टी का मतलब एक पार्टी शासन कर सकती है, कहीं पे दो पार्टियों का अनुमति होती है, कहीं पे बहुत सारी पार्टियों का अनुमति होती है। ना तो एक पार्टी वाला सिस्टम परफेक्ट है, ना दो पार्टी वाला सिस्टम परफेक्ट है, ना ही बहुदलीय पार्टी वाला सिस्टम परफेक्ट है। सब में कुछ खास बातें होती हैं, विशेषताएं होती हैं और सब में कुछ कमियां होती हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना है क्योंकि आप ग्रेजुएशन में आ गए हो। क्वेश्चन जो आते हैं वो थोड़े इस तरीके से आते हैं, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप ये बताओ एक पार्टी का फायदा क्या है, या आपसे ये पूछ सकते हैं बताओ दो पार्टी के नुकसान क्या है, या आपसे पूछ सकते हैं बताओ बहुदलीय व्यवस्था के क्या फायदे हैं, या आपसे ये भी पूछ सकते हैं बहुदलीय व्यवस्था के क्या नुकसान है। क्वेश्चन ना आपकी मतलब सोच समझ को घुमा फिरा के मतलब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ना हर पहलू पता होना चाहिए, जैसा मैं आपको बताते चल रहा हूँ। केवल पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव पॉइंट भी आपको पता होने चाहिए। कई सारे क्वेश्चन आलोचनात्मक टिप्पणी पे आ जाते हैं, तो आप पॉजिटिव याद करके गए हो और नेगेटिव पूछ लिया तो आपको वहाँ पे दिक्कत आएगी। तो देखिए भारत में सभी प्रकार के राजनीतिक दल हैं, और जैसे सभी प्रकार के, मान लो वामपंथी विचारधारा वाले, दक्षिणपंथी विचारधारा वाले, सांप्रदायिक विचारधारा वाले, गैर सांप्रदायिक विचारधारा वाले, उदारवादी विचारधारा वाले, इसके अलावा भी बहुत सारी विचारधाराओं वाले दल जो है भारत के अंदर मौजूद हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे देख लेते हैं भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था यानी कि बहुत सारी पार्टी मतलब चुनाव लड़ सकते हैं, जीत के सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत की राजनीति में एक लंबे समय तक एक ही पार्टी का वर्चस्व रहा है, जो कि कांग्रेस पार्टी है। आपको पता है, आपने 12वीं क्लास में पढ़ा है कि अगर देश में किसी पार्टी ने सबसे ज़्यादा शासन किया है, सबसे ज़्यादा अधिक समय तक शासन किया है, तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो इसीलिए इसको एक पार्टी का प्रभुत्व कहा जाता है भारत में। भारतीय राजनीति में सबसे अधिक सत्ता कांग्रेस दल रही है सत्ता पर, और इस कारण रजनी कोठारी जो विद्वान है, इन्होंने इसको द कांग्रेस सिस्टम ही कह दिया। द कांग्रेस सिस्टम कह लो या कांग्रेस प्रणाली कह लो, इन्होंने इसकी संज्ञा दी है इसको। तो अब ये क्या सिस्टम रहा है कांग्रेस का, आपको ये बताता हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी का राज्य की विधानसभाओं में 1967 तक दबदबा रहा और केंद्र की सरकार में 1977 तक, लेकिन उसके बाद भी रहा है। कैसे क्या क्या रहा है आप समझिए। अब मैं आपको यहाँ पे जो बताने वाला हूँ, जो आंकड़े दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझिए। देखिए, हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, अंतरिम सरकार बन गई, लेकिन जो पहला चुनाव हुआ था वो 1951-52 के में हुआ था। इतना आपको पता है। जो पहला चुनाव था उसमें कांग्रेस जीती, ठीक है। दूसरा चुनाव था, पहला 1952 मान लीजिए, दूसरा 1957 मान लीजिए, और तीसरा जो था 1967 मान लीजिए। यहाँ तक तो था वो कांग्रेस जीतती आई। सॉरी, यहाँ पे आएगा तीसरा जो है 62 आएगा, यहाँ पे 62, और चौथा चुनाव जो आएगा वो आएगा 1967, ठीक है। तो इन 3 आम चुनाव तक कांग्रेस ने लोकसभा में यानी केंद्र में भी और राज्य में भी अपनी बढ़त बनाए रखी, और सत्ता में हमेशा यही आई। अन्य पार्टियां थी लेकिन उनको बहुत कम वोट मिले, किसी को 1-2 वोट मतलब 1-2 सीटें मिली, किसी का तो खाता ही नहीं खुल पाया। सब पे राज किसने करा? कांग्रेस ने। लेकिन 1967 का जो चौथा विधानसभा का चुनाव था, इसमें कांग्रेस जो थी 7 राज्यों से और प्लस 2 राज्यों से सत्ता नहीं, टोटल 9 राज्यों में सत्ता में नहीं आ पाई। 7 राज्यों में क्यों नहीं आ पाई? आपने पढ़ा है 12वीं क्लास में कि यहाँ पे इनको बहुमत नहीं मिल पाया। और 2 में क्यों नहीं आई? क्योंकि दल बदल वाला सीन हो गया था यहाँ पे, इसलिए दल बदल के कारण ये यहाँ पे सत्ता में नहीं आ पाई। तो 1967 में मतलब कांग्रेस की जो स्थिति थी, राज्यों में लड़खड़ा गई, लेकिन केंद्र में याद रखें अभी भी कांग्रेस ही है, ठीक है। तो राज्यों में ऐसा हुआ। लेकिन 1971 अगले चुनाव में 71-72 के आसपास के टाइम की बात है, फिर कांग्रेस ने फिर से बढ़त हासिल कर ली और जो खोया था वो सब कुछ पा लिया। लेकिन क्या हुआ, केंद्र की सरकार जो है 1977 में, जब इमरजेंसी वाला आपने सीन देखा था 1975 में, जब ये दृश्य हुआ था इमरजेंसी का, उसके बाद जो 1977 में जो चुनाव है उसमें कांग्रेस पहली बार सत्ता से चली गई। कहाँ पे? सत्ता से बेदखल हो गई मतलब। और पहली बार एक ऐसी पार्टी का शासन आया जो कि मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं थी, जनता दल। कई पार्टियों का गठबंधन था, जनता दल, इसने अपनी सरकार बनाई, ठीक है। मोरारजी देसाई जो थे वो पीएम बने थे। तो ये रहा। तो क्या 1977 के बाद कांग्रेस का सिस्टम ही खत्म हो गया? नहीं नहीं नहीं, ये सरकार ज़्यादा समय नहीं चल पाई। 1980 से 1984 जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, उसके बाद फिर 1989 तक कांग्रेस ही रही है केंद्र में। यानी कि देखिए, केंद्र में एक तरह से हम पूरी तरीके से देखें तो 1989 तक कांग्रेस का राज रहा है, और राज्यों में भी रहा है लगभग, लेकिन राज्यों में क्षेत्रीय दल थोड़े उभर गए थे। ये पूरा सिस्टम रहा, आप ये जानते हैं। इसके बाद 1989 के बाद गठबंधन वाला युग शुरू हो गया, जहाँ पे एक पार्टी को बहुमत मिलता ही नहीं था, केवल गठबंधन वाली सरकार ही आती थी। तो ये आप समझ गए। यहाँ पे आगे देखिए, भारत में राजनीतिक पार्टियाँ, तो यहाँ पे 2 तरह की पार्टियाँ हम पढ़ते हुए चलेंगे। एक तो राष्ट्रीय पार्टी होती है जो पूरे देश के लेवल पे मतलब होता है, जिसका नेतृत्व, और एक क्षेत्रीय पार्टी होती है जिसका किसी राज्य या एक से अधिक राज्यों में 1-2 राज्यों तक ही मतलब सीमित रहती है ये। तो इस प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं हमारे यहाँ पे। तो भारत का जो चुनाव आयोग होता है, जो इलेक्शन कमीशन होता है, वो राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है, यानी उनको रजिस्टर्ड करता है, और उनकी चुनाव देखता है, चुनाव पे उनका रिजल्ट देखता है, उसके आधार पे क्या करता है, दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय होने का मान्यता देता है। अगर मान लो कोई पार्टी ऐसी जो 1 से 4 से अधिक राज्यों में जा रही है और अच्छा जीत रही है, अच्छी वोटिंग पा रही है, तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन कोई पार्टी एक ही राज्य में कर पा रही है तो उसको वो एक तरह से लोकल पार्टी ही रह जाएगी। इसके अलावा अन्य दलों को पंजीकृत, इनके अलावा जो राष्ट्रीय पार्टी हो गई, गैर क्षेत्रीय पार्टी हो गई, इसके अलावा भी और भी पार्टी होती हैं जिसको पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल भी कहा जाता है, घोषित किया जाता है चुनाव आयोग द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय दल की। तो राष्ट्रीय दल बड़े दल होते हैं, बड़ी पार्टियां होती हैं, जिनका नेटवर्क या जिनका काम हम देखें पूरे देश में रहता है, नेतृत्व। राष्ट्रीय दल के पास एक चुनाव चिन्ह होता है, जैसे मान लो बीजेपी है,
उसके पास कमल का फूल है, कांग्रेस है उसके पास हाथ का चुनाव चिन्ह है, मतलब जो भी मतलब जो राष्ट्रीय पार्टी होती है उसका एक चुनाव चिन्ह होता है और वो संपूर्ण देश में उसका वही चुनाव चिन्ह रहेगा। मान लो बीजेपी चुनाव लड़ेगी दिल्ली से तो उसका वही चुनाव चिन्ह रहेगा, केरल से लड़ेगी तो भी वही रहेगा, मद्रास में जाके लड़ेगी तमिलनाडु में तो भी यही रहेगा। मतलब एक उनके नाम का जो चुनाव चिन्ह है वो उन्हीं के नाम पे रजिस्टर्ड होता है, आरक्षित होता है। ऐसे ही कांग्रेस के लिए एक होगा और जो भी नेशनल पार्टी है उनके लिए। और इसी प्रकार जो क्षेत्रीय पार्टियां होती है ना उनके लिए भी एक ही चुनाव चिन्ह होता है, ठीक है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों के लिए वो उन्हीं के नाम पे रजिस्टर्ड होता है। लेकिन क्या है यहाँ पे एक अंतर है, देखिए ये जो राष्ट्रीय पार्टी होती है उनका जो चुनाव चिन्ह होता है पूरे देश में उनके लिए रजिस्टर्ड होता है, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टी होती है उनका जो चुनाव चिन्ह होता है वो आरक्षित तो होता है राज्यों में, लेकिन उन्हीं राज्यों में आरक्षित होता है जहाँ पे उसको मान्यता प्राप्त होती है, यानी जहाँ की वो पार्टी होती है, ठीक है। और उससे अलावा वो कई अन्य क्षेत्रों से लड़ सकती है, लेकिन मान्यता प्राप्त क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि वो जीत नहीं पाती है ज़्यादातर पार्टियाँ हमारे देश में। तो भारत में आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय दल के रूप में उभरी थी, यह हम जानते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो नेशनल पार्टी जो हम देख रहे हैं, कोई राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता किसी पार्टी को कब दी जाएगी, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। जैसे राजनीतिक दल कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, अगर वो 3 अलग अलग राज्यों में कम से कम 2% वैध मतों मतलब जो वोट होते हैं उसका 2% अगर पा लेती है, ठीक है, कम से कम अलग 3 राज्यों में, तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए कोई राजनीतिक दल है वो भारत में 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाए। जैसे मान लो एक पार्टी है बीएसपी, हालांकि वो तो नेशनल पार्टी में आती है, पर मैं आपको एक नाम एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। मान लो छोड़ो ये तो वैसे ही है, मान लो कोई एक्स नाम की कोई पार्टी है, वो चुनाव लड़ती है 4 राज्यों में और उसको वहाँ पे अच्छी वोटिंग मिल जाती है उसको, तो उसको राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाता है, तो वो नेशनल पार्टी बन सकती है, ठीक है। मिनिमम 4 राज्यों में उसे राज्य पार्टी का दर्जा मिलना जरूरी है। मान लो एक ही राज्य में मिलता है तो नहीं हो पाएगा। फिर राजनीतिक दल आम चुनाव में लोकसभा में या विधानसभा में 4 सीटें जीतें, इसके अलावा 4 राज्यों में कम से कम 6% वोट लेकर आए तो उसको दर्जा मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आगे देखिए, ये राष्ट्रीय दल जो है ये राष्ट्रीय दल हितों से संबंधित होते हैं, राष्ट्रीय हितों से संबंधित होते हैं, यानी पूरे देश के राष्ट्रीय हित देखते हैं। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टी होती है वो क्षेत्रीय हित देखती है। जैसे कि मान लो कैसे कहने का मतलब है, जैसे बीजेपी है इस टाइम पे सत्ता में, अब वो जो भी पॉलिसी बनाएगी वो पूरे देश को के राष्ट्रीय हित को ध्यान में देख के बनाएगी कि मतलब पूरे देश का लाभ हो। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टी होगी, मान लो कोई XYZ किसी राज्य में सत्ता में होगी, वो केवल अपने क्षेत्रीय मुद्दों पे ही मतलब काम करेगी, ठीक है। उसको देश से कोई खास लेना देना नहीं होगा उस टाइम पे, वो अपने राज्य को ही विकास पे ध्यान देगी। तो ये होता है जब किसी राष्ट्रीय पार्टी को लोकसभा में बहुमत मिले और वो केंद्र में सरकार चलाए, तब भी वो बन जाती है नेशनल पार्टी। अब भारत में देख लेते हैं, भारत के जो 7 राष्ट्रीय दल हैं, जो भारत की जो नेशनल पार्टी हैं 7, वो कौन कौन सी है। एक तो हमारी कांग्रेस है, एक तो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, फिर हमारी कम्युनिस्ट पार्टी है। फिर कम्युनिस्ट पार्टी 2 तरह की है, देखो एक तो CPI है और एक CPIM है। ये 1964 में टूट गई थी 2 हिस्सों में, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी विचारधारा को मानती है। और एक है बहुजन समाज पार्टी जो BSP हो जाएगी, एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है और एक अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है। ये 7 पार्टियां जो हैं इनको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा कई सारी पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। तो अगली वीडियो में आपको क्षेत्रीय पार्टी पढ़ाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। एक ही यूनिट मैंने अभी नहीं ली है यहाँ पे, सीधा मैं डायरेक्ट आपको इस वाली यूनिट में ले आया हूँ। उस यूनिट के 2 चैप्टर में आपको लास्ट में कराऊंगा, ठीक है। पहले हम इसको करा के खत्म कर देते हैं, अच्छा टॉपिक है ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।